अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कि जो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप जो हमने पढ़े टॉपिक, सेकंड लॉ उनके साथ कैसे डील करता है, क्या सेकंड लॉ उन पे अप्लाई होता है, तो क्या करता है उनके साथ। तो ये हमारे पास आज का मेन टॉपिक है। तो हम सबसे पहले एक आउटलाइन डिफाइन कर देते हैं कि होता क्या है। कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो क्लासियस स्टेटमेंट है, प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट है, वो एक तरह से लिमिट लगा देती है इनकी परफॉर्मेंस पे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की। क्या अब क्या लिमिट लगाती है ये अभी हम पढ़ेंगे। तो हमें पता लग गया कि उनकी परफॉर्मेंस को एक खास हद से ज्यादा नहीं होने देती। तो सबसे पहले हीट इंजन को देखते हैं कि सेकंड लॉ हीट इंजन को कैसे डील करता है। अब हीट इंजन हम जानते हैं कि दो रेजरवायर के बीच में इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब हम जानते हैं कि भाई जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास एक सिग्निफिकेंट लिमिटेशन लग जाती है परफॉर्मेंस पे जब हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लगाते हैं सेकंड लॉ की। अब आपके पास होता क्या है, पहले तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक सिस्टम है जो कि एक साइकिल में चलता है, जो थर्मली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं टू रेजरवायर के बीच में, एक हॉट रेजरवायर, कोल्ड रेजरवायर और एक वर्क हो रहा होता है। अब हम जानते हैं कि हीट चलती है उसमें हॉट रेजरवायर से कोल्ड रेजरवायर की तरफ, उसमें से कुछ हिस्सा फिर किस में चला जाता है, वर्क में चला जाता है। कितना वर्क में जाता है, जितना दोनों की हीट में डिफरेंस आता है, यानी क्यू एच माइनस क्यू सी की कह लें, क्यू एल कह लें, एल फॉर लो है, सी फॉर कोल्ड है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफिशिएंसी अगर मैं देखना चाहूं तो आउटपुट ओवर इनपुट का कंसेप्ट है। आउटपुट तो ये मुझे वर्क मिल रहा है, इनपुट यहां से जो हीट चली थी तो वो मैंने लिख दिया कि नेट वर्क डन टोटल हीट इनपुट। तो एफिशिएंसी आ गई क्यू एच माइनस क्यू एल ओवर क्यू एच के। अब अगर अगर क्यू एल जीरो कर दूं, अगर आपके पास क्यू एल जीरो हो जाए तो क्या होगा कि आपके पास यानी नीचे कोई हीट जाए ही ना, यहां से सारी की सारी हीट इधर चली जाए, तो क्यू एल जीरो हो गया, क्यू एच ओवर क्यू एच वन आ गया, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100% आ गई बात। अब क्या इसका मतलब अगर क्यू एल जीरो हो यानी कोल्ड रेजरवायर तक कोई हीट ना पहुंचे, ठीक है, तो अब इसका मतलब आप जितनी हीट चली थी सारी की सारी को वर्क में ले गए, यानी उतनी ही सारी वर्क में चली गई। तो अब आपके पास इसका मतलब यहाँ पे यूनिटी आ जाएगा, 100% एफिशिएंसी। अब ये तो कैल्विन आपकी जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसको वायलेट कर रहा है। उसके मुताबिक तो दूसरी रेजरवायर का होना लाजमी है। जैसे आप देखें यहाँ पे स्टेटमेंट में दोबारा याद आने के लिए लिख दी कि जो भी आपका हीट एक्सचेंजिंग सिस्टम है दो रेजरवायर के बीच में, अगर जो आपकी पोर्शन क्यू एच हीट चलती है तो उससे आप वर्क हासिल करते हैं, बच जाने वाली हीट लाजमी लाजमी डिस्चार्ज होनी चाहिए कोल्ड रेजरवायर पे। ठीक है, तो इसका मतलब थर्मल एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% आएगी। क्यों? क्यू एल तो जीरो हो नहीं सकता, क्यू एच माइनस क्यू एल, आंसर हमेशा क्यू एच से छोटा आएगा, आंसर लेस देन वन हो जाएगा। लेस देन वन होगा तो इसका ना जब 100 से जरब देंगे तो एफिशिएंसी 100 से कम ही रहेगी आपके पास। तो ये कंक्लूजन आ गया कि थर्मल एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होगी। तो ये एक तरह से नतीजा है सेकंड जो हमने अखज किया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसी तरीके से इसी हीट इंजन के बारे में हम नतीजा अखज कर सकते हैं कि जितने इरिवर्सिबल पावर वाले साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा लेस होगी किससे, जो आपके पास रिवर्सिबल साइकिल वाले हैं इंजन, जबकि दोनों का टेम्परेचर क्या रखो, सेम। मतलब अब आप दो तरह के इंजन कंपेयर कर रहे हैं, एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है। जितने इरिवर्सिबल होंगे उनकी थर्मल एफिशिएंसी हमेशा कम होगी, किन से, रिवर्सिबल से, जबकि उनके टेम्परेचर सेम है, यानी आपकी थर्मल रेजरवायर सेम टेम्परेचर पे है, मगर एफिशिएंसी रिवर्सिबल की ज्यादा है, इरिवर्सिबल की कम है। ठीक होगी बात। अब दूसरी बात आप कह सकते हैं कि अगर आप दो रिवर्सिबल का मुआवजना कर रहे हैं जो कि सेम थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर्स पे हैं, तब उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी, क्योंकि फार्मूले के अंदर तो कोई और चीज आ ही नहीं रही, वर्किंग सब्सटेंस का तो कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है कि वर्क कौन कर रहा है, सिर्फ दोनों की हीट का डिफरेंस उठाया जा रहा है।
तो आपके पास अगर रिवर्सिबल को कंपेयर करोगे तो इसका मतलब अगर उनके थर्मल रेजरवायर भी सेम होंगी, सेम टेम्परेचर पे होंगी, तो इसके सेम तो आपके पास एफिशिएंसी भी सेम आएगी। तो ये दो नतीजे मजीद अखज किए जा सकते हैं सेकंड लॉ से हीट इंजन के बारे में। अब चलते हैं जनाब के सेकंड लॉ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप को कैसे देखता है। वो भी जाहिर है दो रेजरवायर्स के बीच में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक कोल्ड रेजरवायर, एक हॉट रेजरवायर और एक आपके पास वर्किंग सब्सटेंस दिख रहा है बीच में। अब आपके पास सिचुएशन क्या है, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल को सोचूं तो हीट कोल्ड रेजरवायर से लेके जानी है हॉट रेजरवायर तक। अब ये खुद ब खुद तो नहीं होगा, दायरा मुझे वर्क ऐड करना पड़ेगा। तो जो हीट चली साथ में मेरा वर्क ऐड हुआ, तो वो चीज बराबर होनी चाहिए हॉट रेजरवायर की हीट जो पहुंचेगी। बात समझ आई? तो इसका मतलब आप अगर इस चीज को पढ़े कि जो QH तक हीट डिस्चार्ज करेंगे वो आपके पास किसके बराबर होनी चाहिए, QL प्लस जो वर्क किया आपने इनपुट के तौर पे। अच्छा, अब आपके पास ये जो रेफ्रिजरेशन या हीट पंप का जो साइकिल है ये डिपेंड करता है कि आपने QL से कितनी हीट रिमूव की और वो कितनी आपने ऊपर हॉट रेजरवायर पे फेंकी। तो इसका मतलब आउटपुट क्या है कि आपने QH तक कितनी हीट पहुंचाई, ठीक है। फिर आपके पास ये हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं और इनपुट पे वर्क कितना आया, तो आउटपुट ओवर इनपुट रेफ्रिजरेटर के लिए देखेंगे तो आप लिखेंगे कि आउटपुट आपके पास QL है और आपके पास क्योंकि QL हीट यहां से चली है ना वही यहां तक जानी है ओवर W जो वर्क हुआ तो QL QH माइनस QL आ जाएगा। इसी तरह जब आप हीट पंप की बात करोगे तो हीट पंप उलट होता है कि आपने क्या करना है कि घर के अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंकनी है, यानी कि सॉरी बाहर से हीट उठा के अंदर लानी है ताकि आपके गर्मियों में घर अंदर से गर्म रह सके। तो आउटपुट QH आएगी, वर्क होगा QH और QH माइनस L आ जाएगा। अब अगर आप सादा सी बात करें कि वर्क को इन्वॉल्व ही ना करें, आप ये सोचें कि ये हीट खुद ब खुद चल के हॉट कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर तक पहुंच जाए, तो क्या इसका मतलब W जीरो कर दें तो क्या आपके पास नीचे वाला फैक्टर जीरो हो गया तो जवाब इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसका मतलब समझ आया कि अगर आप ये वर्क नहीं देते यानी वर्क इनपुट नहीं आती तो हीट खुद ब खुद कोल्ड से हॉट तक जा रही है तो एफिशिएंसी तो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ये जो आपके पास जब आपने वर्क जीरो किया और QL हीट खुद ब खुद डिलीवर हो रही है हॉट रेजरवायर पे, ठीक है, तो अब इस मेथड को हम कहेंगे इसने वायलेट किया क्लासियस स्टेटमेंट को, तो जो कि मुमकिन नहीं है। अब इसका मतलब जो आपके पास एफिशिएंसी है वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो आपका कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये अखज हुआ सेकंड लॉ से। अब इसी सोच पे आप कह सकते हो कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का, अगर आप उनका मुआवजना करो तो इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन हमेशा लेस होगी, यानी उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा कम होगा। किसके लिहाज से? रिवर्सिबल जो आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल वाले के लिहाज से, जबकि दोनों का आपकी थर्मल रेजरवायर सेम टेम्परेचर पे अगर हो तभी मुआवजना करेंगे, सारी कंडीशन सेम हो, मगर एक साइकिल इरिवर्सिबल है एक साइकिल रिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल की परफॉर्मेंस कम होगी। अब अगर आप दो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन का मुआवजना करते हैं जो सेम थर्मल रेजरवायर्स पे हैं तो उनका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी सेम होगा। तो ये दो नताइज भी अखज किए जा सकते हैं जब हम रेफ्रिजरेशन को देखते हैं सेकंड लॉ की मदद से। तो जनाब अब अगर आप ये मैंने सारे मामला रेफ्रिजरेशन का समझाया, अगर आप हीट पंप के लिए जाओ तो आपने जाहिर सी बात है कि उसका उलट कर देंगे, हीट पंप के लिए ये बात सारी लिख देंगे। तो जनाब अब ये हमारा आज का टॉपिक था, तो हमें पता चला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक लिमिटेशन लगाता है कि कोई भी हीट इंजन 100% कारकर्दगी नहीं दे सकता, ठीक है, और इसी तरीके से कोई भी रेफ्रिजरेटर या हीट पंप इनफाइनाइट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रख सकता। बात समझ आ गई? तो ये एक तरह से लिमिटेशन आ गई हमारे पास जो सेकंड लॉ ने इंपोज की हमारे इन डिवाइसेस के ऊपर।
तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।